Hey everyone, this is me Summi Jha and welcome back to my YouTube channel Why Learning Classes। गाइस आज के वीडियो में हम करने वाले हैं एरिस्टोटल की पोएटिक्स चैप्टर नंबर 6 से लेके 9 तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना है, साथ में कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर से शेयर करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है एरिस्टोटल नाउ नैरोज हिज फोकस टू एग्जामिन ट्रेजेडी exclusively in order to do so. He provides a definition of tragedy that we can break up into 7 parts. So यहाँ पे एरिस्टोटल का जो अब फोकस है, बोला है कि एरिस्टोटल अब विशेष रूप से ट्रेजेडी की जांच पर जो है वो फोकस करते हैं। ऐसा करने के लिए वह ट्रेजेडी की एक परिभाषा प्रदान करते हैं जिसे वो 7 भागों में जो है 7 टाइप्स में जो है उसको पार्ट्स में जो है वो ब्रेक करते हैं। इसमें से सबसे पहला जो है वो है इट इन्वॉल्व्स मिमेसिस। सो इसका मतलब है कि इसमें जो है ट्रेजेडी में जो है एक नकल शामिल होता है, यानी कि इसमें जो है नकल जो है वो किया जाता है किसी ना किसी का। आफ्टर दैट इट इज़ सीरियस, ये जो है गंभीर है। नंबर 3 द एक्शन इज़ कंप्लीट एंड विद मैग्नीट्यूड, यानी कि कार्रवाई जो है वो पूर्ण और परिमाण के साथ है। इट इज़ यानी कि 4th इट इज़ मेड अप ऑफ लैंग्वेजेस विद प्लेजरेबल एक्सेसरीज ऑफ रिदम एंड हारमोनी, यानी कि ये जो है एक लय और जो हारमोनी होता है उसके आनंददायक सहायक उपकरण वाली भाषा से बना होता है। यानी कि ये जो है इसकी जो भाषाएं होती है वो लय और हारमोनी सबसे जो है वो बना रहता है। 5 these pleasurable accessories are not used uniformly throughout but are introduced in separate parts of the work so that, for instance, some bits are spoken in words, other bits are sung। यानी कि यहाँ पे क्या बोला गया है कि इन सुखद उपसाधनों का उपयोग संपूर्ण रूप से जो है वो यूनिफॉर्मली नहीं किया जाता है, यानी कि एक जैसा जो है इनका समान रूप नहीं किया जाता है, समान रूप से जो है इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि काम के जो है वो अलग अलग हिस्सों में, यानी कि काम को जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है और परफॉर्म किया जाता है, पेश किया जाता है, ताकि जो एग्जाम्पल्स हैं वो कुछ जो है वो पद्यांश में रहे और कुछ जो है यानी कि वर्ड्स में रहे और कुछ जो है वो गाया जाए, यानी गाकर उस उदाहरणों को जो है वो प्रस्तुत किया जाए। आफ्टर डैट इट इज़ परफॉर्म्ड रेदर दैन नरेटेड, ये जो है इसे सुनने के बजाय यानी कि नरेटेड करने की बजाय जो है वो प्रदर्शन किया जाता है यानी कि परफॉर्म किया जाता है। 7th है इट अरोजेस द इमोशन ऑफ पिटी एंड फियर एंड अकम्प्लिशेस कैथराइजेस प्योरिफिकेशन और प्यूरिगेशन ऑफ दीज इमोशंस, यानी कि यह दया और भय की भावनाओं को जगाता है। कहीं ना कहीं इसमें जो इमोशंस और फियर दोनों रहते हैं और इन भावनाओं का शुद्धिकरण करता है, यानी कि ये जितने भी इनके इमोशंस होते हैं उसको प्योरीफाई करता है। अब नेक्स्ट पैसेज है Next, Aristotle asserts that any tragedy can be divided into 6 components part and that every tragedy is made up of these 6 parts with nothing else beside। यानी कि अब एरिस्टोटल कहते हैं कि ये जो ट्रेजेडी है वो कहीं ना कहीं 6 कंपोनेंट्स में जो है वो डिवाइड किया गया है और उसके जो पार्ट्स हैं वो धीरे धीरे जो है आगे डिस्कस किए गए हैं। अब यहाँ पे जो है बताया गया है ए मतलब जो है वो यहाँ पे 6 कंपोनेंट्स में जो है वो डिवाइड किया गया है जैसा कि बताया है, तो वही ABC करके जो है वो डिफाइन किया गया है। देयर इज़ ए द स्पेक्टिकल्स विच इज़ द ओवरऑल विजुअल अपीयरेंस ऑफ द स्टेज एंड द एक्टर, द मीन्स इमिटेशन लैंग्वेज रिदम एंड हारमोनी कैन बी डिवाइडेड इनटू। तो बोला गया कि ये जो है तमाशा जो मंच जो स्टेज होता है और जो अभिनेताएं होते हैं यानी कि जो एक्टर्स होते हैं उनके जो है दृश्य को दिखाता है एक तरीके से, और अनुकरण के साधनों जैसे कि अनुकरण क्या क्या होता है, कोई भी भाषा से कोई भी चीज़ बनती है, भाषा से, लय से, हारमोनी से, इन सब चीज़ों में जो है इनको डिवाइड किया जाता है। आगे जो है वो है बी। अब ये चीज़ें जो है यानी कि ट्रेजेडी जो है जो 6 कंपोनेंट्स में बांटे गए थे, तो ए के बाद बी है मेलोडी, यानी कि ये बहुत मधुर होता है, एंड सी इज़ अवर डिक्शन। अब डिक्शन का मतलब है कि कोई भी उच्चारण में जो है वो विभाजित किया जाता है, इसको जो है डिवाइड किया जाता है उच्चारण करने में। द एजेंट्स ऑफ द एक्शन कैन बी अंडरस्टूड इन टर्म ऑफ डी, यानी कि इसके जो चरित्र होते हैं वो दर्शाया जाता है, इस चरित्र के जो विचार थॉट होते हैं उन सब चीज़ों का जो है यहाँ पे इसमें जो है ट्रेजेडी में जो है डिस्कस किया जाता है। यानी कि बेसिकली ये जो चैप्टर
है चैप्टर 6 से लेके 9 वो पूरा का पूरा ट्रेजेडी पे बेस हो रहा है कि ट्रेजेडी किस तरीके से बनती है, ट्रेजेडी में क्या क्या होता है, सस्पेंस होता है, सीरियस होता है, कहीं ना कहीं सब चरित्र जो होते हैं, सब जो करैक्टर्स होते हैं उसके अपने अपने वर्क्स होते हैं और अपने अपने विचार होते हैं. थॉट सीम्स टू डिनोट द इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज़ ऑफ एन एजेंट वाइल करेक्टर सीम्स टू डिनोट द मोरल क्वालिटीज़ ऑफ एन एजेंट. फाइनली देयर इज़, अब F जो 6th हमारा पार्ट है, द प्लॉट और मेथड्स विच इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ इंसिडेंट्स एंड एक्शन इन द स्टोरी. यानी कि बोला गया है विचार एक एजेंट के बौद्धिक गुणों को दर्शाता है. यानी कि कोई भी सोच, विचार, जो भी थॉट है वो कहीं ना कहीं इंसान का कितनी बुद्धिमत्ता है, कितनी वो इंटेलिजेंसी को जो है वो दर्शाता है, जबकि चरित्र एक एजेंट के नैतिक गुणों को दर्शाता है. और जो करैक्टर है वो दर्शाता है जो जितने भी एजेंट्स होते हैं उनके जो है वो गुणों को दर्शाता है. अंत में जो F है यानी कि द प्लॉट, यानी कि प्लॉट मतलब होता है कथानक या मिथोस, जो कहानी में घटनाओं और जो कार्य होते हैं उनके कॉम्बिनेशंस को जो है वो शो करता है. अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है हमारा पैराग्राफ उस पर लिखा है एरिस्टोटल आर्ग्यूज डैट अमंग दिस 6 द प्लॉट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. यानी कि एरिस्टोटल का ये तर्क है कि जो ये 6 हैं इसमें से कथानक जो प्लॉट है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है. द करेक्टर सर्व्स टू एडवांस द एक्शन ऑफ द स्टोरी नॉट वाइस वर्सा. यानी कि जो पात्र है वो कहानी की कार्रवाई को जो है वो आगे बढ़ाने का काम करते हैं, ना कि उसको पीछे, ना कि उसको विपरीत. वाइस वर्सा का मतलब होता है अपोजिट. The ends we pursue in life, our happiness and our misery all take the form of action. यानी कि यहाँ पे बोला कि हम जीवन में जिन लक्ष्यों का पीछा करते हैं, हमारी खुशी और हमारा दुख वे सभी क्रिया का रूप लेते हैं. इसमें जितनी भी चीज़ें हैं हमारी, जितनी भी लाइफ में हमारी जितनी भी चीज़ों को, हम हैप्पीनेस हो चाहे हमारा दुख हो, वो सब क्रियाएं जो हैं वो एक ट्रेजेडी में जो है वो शो की जाती है. डैट इज़ अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल हैप्पीनेस कॉन्सिस्ट इन अ सर्टेन kind of activity rather than in certain quality of character. Diction and thought are also less significant than plot. A series of well-written speeches have nothing like the force of a well-structured tragedy. Further, Aristotle suggests the most powerful element in a tragedy, the peripeteia and the anagoresis, are element of the plot. अब यहाँ पे बोला गया है आगे कि अर्थात जो एरिस्टोटल के अनुसार खुशी चरित्र की एक निश्चित गुणवत्ता के बजाय एक निश्चित प्रकार की गतिविधि में जो है वो निहित होती है. उच्चारण और विचार भी कथनात्मक की तुलना में कम महत्वपूर्ण है. यानी कि जो भी चीज़ें इसमें हो रही है प्लॉट में जितनी भी यहाँ पे कथा है उसमें बहुत सारे विचार होते हैं, बहुत सारे उच्चारण लोगों के अपने अपने तरीके से जो है व्यक्त किया जाता है. अच्छी तरह से लिखे गए भाषणों का जो है एक अच्छा महत्वपूर्ण पड़ता है. यानी कि ये जो हमारी ट्रेजेडी होती है उसमें उच्चारण हो या विचार, कोई भी थॉट हो, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं रखता, लेकिन अच्छी तरह से कोई भी चीज़ को लिखा गया हो और जो ट्रेजेडी है उसकी स्टोरी जो है जिस तरीके से चित्रित की जाती है वो अगर अच्छी तरह से किया जाए तो वो एक ताकत बन जाता है. इसके अलावा जो एरिस्टोटल हैं उनका सजेशन है, उनका सुझाव है कि किसी भी ट्रेजेडी में सबसे शक्तिशाली तत्व जो है वो यहाँ पे उन्होंने 2 नाम दिए गए हैं, पेरिपीटिया एंड एग्नोसिस. ये होता है कथानात्मक की जो है ये बहुत महत्वपूर्ण तत्व हैं. Lastly, Aristotle notes that performing a solid plot is far more difficult than creating good characters or diction. तो लास्ट में एरिस्टोटल कहते हैं कि एक सॉलिड कथनात्मक बनाना जो है वो काफ़ी हद तक मुश्किल है एक गुड करेक्टर्स बनाने से और उच्चारण करने से, चरित्र बनाने से और उच्चारण करने से ज़्यादा टफ है कोई भी स्टोरी, कोई भी ट्रेजेडी का जो है वो कथा करना. तो किसी भी ट्रेजेडी में सबसे मेन पार्ट जो है वो प्लॉटिंग होता है, प्लॉट होता है, यानी कथा किस तरीके से लिखा गया है. बाकी जो करैक्टर्स हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है, बट जो एरिस्टोटल का कहना है कि प्लॉटिंग करना जो है, जो प्लॉट कथनात्मक जो करते हैं, जो कथा लिखते हैं, उनका जो वर्क है वो ज़्यादा हार्ड है. हैविंग असर्टेड डैट द प्लॉट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द 6 पार्ट्स ऑफ ट्रेजेडी. बोला गया है कि जितने भी ट्रेजेडी के 6 पार्ट्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो कथा ही है, कथनात्मक का ही ड्यूटी है. ही रैंक्स ही रिमाइंडर एज फॉलो फ्रॉम मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लिस्ट. अब यहाँ पे जो है रैंक को फॉलो किया गया है कि सबसे उसके बाद क्या क्या इंपॉर्टेंट है. करैक्टर्स है, थॉट है, डिक्शन है, मेलोडी है एंड स्पेक्टिकल्स है. यानी कि
यानी कि उसके बाद जो है उसको एक उसमें बांटा गया है। तो चरित्र है, और फिर विचार है, उच्चारण है, और मेलोडी है यानी कि मधुर वाणी, और स्पेक्टिकल्स यानी तमाशा। अब यहाँ है करेक्टर रिवील्स द इंडिविजुअल मोटिवेशन ऑफ द करेक्टर्स इन द प्ले, व्हाट दे वांट और डोंट वांट, एंड हाउ दे react to certain situation, and this is more important to Aristotle than thought, which deals on a more universal level with reasoning and general truth. Melody and spectacles are simply pleasurable accessories, but melody is more important to the tragedy than spectacles. A pretty spectacles can be arranged without a play, and usually matter of set and costume are not the occupation of the poet anyway. अब देखो यहाँ पे जो है कौन किससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किसकी जो है ट्रेजिडी में महत्वता जो है, इम्पॉर्टेंस जो है वो ज़्यादा है, वो यहाँ पे जो है वो बोला गया है। तो बोला गया कि जो चरित्र, जैसे कि हमारे पास जो है 4-5 बताए गए थे, तो कि एक चरित्र होता है उसमें ट्रेजिडी में, करेक्टर होता है, विचार थॉट होता है, उच्चारण होता है, मेलोडी होता है और तमाशा होता है। ये 4-5 चीज़ें होती हैं। तो चरित्र नाटक में जो है वो पात्रों की जो है एक व्यक्तिगत प्रेरणाओं को प्रकट करता है कि किसी भी व्यक्ति का जो है वो किस तरीके से क्या बिहेवियर है, वो करेक्टर शो करेगा, कितने करेक्टर्स हैं, कोई कितने पात्र हैं नाटक में, ये सब जो है वो शो करेगा, और उनकी क्या प्रेरणाएं हैं, वे क्या चाहते हैं या क्या नहीं चाहते, और वे कुछ परिस्थितियों पर कैसी प्रक्रिया करते हैं। वो जो है वो करैक्टर पे निर्भर नहीं करता, वो फिर किस पे निर्भर करता है, थॉट पे निर्भर करता है कि किस तरीके की उनकी थॉट है। तो विचार से अधिक तो जो एरिस्टोटल के लिए जो है विचार से ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण है, यानी कि विचार तो उसमें बाद में आएगा, किसी में भी थॉट बाद में आता है, बट पहले जो है वो करैक्टर आता है। तो जो एरिस्टोटल है उनके अकॉर्डिंग करैक्टर जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो तर्क और सामान्य के साथ अधिक सार्वभौमिक स्तर पर संबंधित है। सत्य, मेलोडी और तमाशा बस आनंददायक सहायक उपकरण है, यानी कि कोई भी ट्रेजेडी को बनाने के लिए अब उसमें जो तमाशा किया जाता है या एक मधुर वाणी मेलोडी दी जाती है, वो सब तो फिर बाद की बात है, वो तो आनंद देने के लिए, यानी कि ट्रेजेडी को अच्छा बनाने के लिए, आनंददायक बनाने के लिए जो है वो सहायता के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन मेलोडी तमाशा की तुलना में जो है वो ट्रेजेडी के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। और एक सुंदर, अब देखो तमाशा और मेलोडी दो चीज़ के बारे में बात किया गया था, तो उनका कहना है, एरिस्टोटल का कहना है कि जो ट्रेजेडी है उसमें जो तमाशा की तुलना में जो है मेलोडी जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण रखता है। और एक सुंदर तमाशा बिना नाटक के आयोजित किया जा सकता है, यानी कि नाटक के बिना भी जो है ये सब तो जो कार्य है वो किए जा सकते हैं। तमाशा वाला जो यहाँ पे स्पेक्टिकल्स है वो विदाउट नाटक के भी किया जा सकता है, लेकिन मेलोडी जो है वो किसी भी नाटक में जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये एरिस्टोटल का अपना राय है। और आमतौर पर सेट और पोशाक के मामले में वैसे भी कवि जो है वो व्यवसाय नहीं है। अब वो पोशाक क्या पहनते हैं, ड्रेसेस क्या पहनते हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, वो सब जो है कवि उस चीज़ को लेकर के रिलेट नहीं करता है। कवि को सिर्फ और सिर्फ पूरा जो है वो पात्र जो है, उनके विचार जो हैं, अब उनकी जो किस तरीके से वो नाटक करेंगे, किस तरीके से उनकी मेलोडी रहेगी, खाली कवि को इन सब पे ध्यान रहता है। बाकी वो उनका कॉस्ट्यूम, उनका ऑक्यूपेशन, ये सब क्या होगा, उससे कवि को कोई मतलब नहीं है। Aristotle elaborates on what he means when he says that the action of a tragedy is complete in itself and with magnitude. For a plot to be a complete whole, it must have a beginning, middle and end. The beginning is a point that does not necessarily follow from anything else, which naturally has consequences following from it. The end is a point that naturally follows from preceding event but does not have any necessary consequences following it. The middle is a point that is naturally connected both to events before and after it. अब जो एरिस्टोटल है वो कहते हैं, वो विस्तार पूर्वक से बताना चाहते हैं कि उनका मतलब क्या है कहने का। तो वो कहते हैं कि किसी भी ट्रेजेडी की कार्रवाई अपने आप में जो है वो कभी कंप्लीट नहीं होती है, और कंप्लीट होने में जो है उसको हर चीज़ चाहिए होता है, यानी कि पूर्ण से परिणाम तक हर चीज़ जो है वो कह रहे हैं कि मतलब एक ट्रेजेडी को पूर्ण से परिणाम, जैसे 6 कंपोनेंट्स होते हैं तो उसमें जो पूर्ण से रूप से जो स्टार्ट होता है तो उसका मैग्नीट्यूड के साथ ख़त्म भी होता है। सो ख़त्म होने के लिए तो 3 चीज़ की आवश्यक होती है। जैसे कि आप कोई भी चीज़ को पूर्ण करते मतलब स्टार्ट करते हैं
तो आरंभ होता है, फिर मिडल होता है, यानी कि स्टार्ट होता है, मिडल होता है, एंड होता है, 3 चीज़ होते हैं। तो बिगिनिंग में जो है शुरुआत तो एक ऐसा बिंदु है जो आवश्यक रूप से किसी अन्य चीज़ से नहीं निकलता है। उसमें कोई भी स्टोरी का जो है वो स्टार्टिंग होता है, तो उसमें जो है ये नहीं कह सकते कि स्टार्टिंग में ही जो है परिणाम निकल जाएगा। परिणाम जो है किसी भी चीज़ का अंत में निकलता है। तो अंत एक ऐसा है जहाँ पे स्वाभाविक रूप से जितनी भी घटनाएं होती हैं उस चीज़ का पता चलता है और लास्ट में जो है वो परिणाम कुछ ना कुछ जो है वो निकलता है, या नहीं भी, ट्रेजेडी कभी कभी नहीं भी निकलता है। और मध्य एक ऐसा बिंदु होता है, यानी कि बीच का टाइम एक ऐसा होता है जो क्या होता है, पहले शुरुआत से लेकर के अंत तक की घटनाओं को जो है वो जोड़ता है, यानी कि उसमें स्टार्टिंग के भी कुछ पॉइंट्स होते हैं और एंडिंग के भी पॉइंट्स होते हैं, उसको जो है वो रिलेट करता है। अब जो है हमारा द मैग्नीट्यूड ऑफ अ स्टोरी इज़ इम्पॉर्टेंट एज इट इज़ एन एनी आर्ट। पेंटिंग आर नाइदर इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल और monstrously big because they must be such a size as be taken in by the eyes. Similarly, a tragedy must be of a moderate length so as to be taken in by the memory. Usually time limits are set by the audience or other outside factors, but Aristotle suggests that the longer the play, the greater the magnitude, provided the poet can hold the tragedy together. One coherent statement as a general rule of thumb, he suggests the action should be long enough to allow the main character pass through a number of necessary or probable steps that take him from fortune to misfortune और vice versa. अब यहाँ पे जो टाइम लिमिट की बात की जा रही है, तो अरिस्टोटल का जो कहना है कि टाइम लिमिट जो है किसी भी चीज़ में, कोई भी कला में, अब हर चीज़ होता है, जैसे किसी कहानी का परिणाम जो है महत्वपूर्ण होता है लास्ट में जो भी हो, जैसा कि किसी भी कला में होता है, किसी भी आर्ट में जो है जब आप पेंटिंग शुरू करते हैं तो अंत उसका जो है अच्छा होना या कुछ भी होना, एक परिणाम तो निकलता ही है। पेंटिंग ना तो बेहद छोटी होती है और ना ही बहुत बड़ी, क्योंकि उसका आकार इतना बड़ा होना चाहिए कि सब आँखों से देख लें, क्योंकि पेंटिंग कोई भी बनाता है तो ना ही वो बहुत छोटी होती है कि दिखे ही ना ही वो बहुत बड़ी, कि मीडियम साइज़ की बनती है। तो उसी तरीके से उनका जो है ट्रेजेडी भी जो है उनका भी कुछ एक लिमिट होना चाहिए और एक अच्छे तरीके से जो है उसका भी एक लंबाई होना चाहिए, लेंथ होना चाहिए कि वो कितना बड़ा होना चाहिए, कितना, इतना भी छोटा नहीं होना चाहिए कि लोगों को समझ ही ना आए और इतना भी बड़ा नहीं होना चाहिए कि ख़त्म ही ना हो और लोग बोर हो जाए। तो आमतौर पर समय जो है वो दर्शकों द्वारा ही जो है वो निर्धारित किया जाता है, दर्शक की जो ऑडियंस ही जो है वो सिलेक्ट करती हैं। लेकिन एरिस्टोटल का सुझाव है कि नाटक जितना लंबा होगा उतना बड़ा महत्वपूर्ण होगा, और बशर्ते कवि जो है वो ट्रेजेडी को एक ऑडियंस के साथ रिलेट करे कि उसका टाइम लिमिट जो है ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए और बड़ा भी नहीं होना चाहिए। और उनका सुझाव है कि कार्रवाई इतनी लंबी होनी चाहिए कि मुख्य पात्र कई आवश्यक, मतलब इतनी होनी चाहिए, उनका एक सजेशन है कि कोई भी प्ले इतना लंबा होना चाहिए कि वो एक अच्छे रूप से जो है लोगों के सामने जो है वो निखर के आए। इन इंसिस्टिंग अपॉन द यूनिटी ऑफ प्लॉट, एरिस्टोटल मेक इट क्लियर दैट ही डज नॉट मीन दैट इट इज़ इनफ to focus the plot of the life one individual. Our life consists of all sorts of disconnect episode, and the story of a man's life would rarely have the completeness necessary for a unified plot. Rather, the poet must select some series of events from a character's life as Homer does in the Odyssey and craft them into a coherent whole. Any part of a story that could be added or removed without any great effect on the rest of the story is superfluous and takes away from the unity of the piece. अब यहाँ पे बोला गया है जो कथानक की एकता पर जोर देते हैं कि जो यूनिटी है, जो प्लॉट यानी कि जो कथा लिखते हैं उनकी जो एक यूनिटी होती है उस पर ये बात करते हैं कि एरिस्टोटल ये स्पष्ट करते हैं, ये जो क्लियर करते हैं कि उनका मतलब ये नहीं है कि जो कथानक को एक व्यक्ति के जीवन पर केंद्रित करना, मतलब किसी भी कथानक जो है, किसी प्लॉट को जो है वो किसी भी व्यक्ति के जीवन को एक तरीके से दर्शाना, पूरा केंद्रित करना, ये नहीं है। हमारे जीवन में सभी प्रकार के जो है वो, अब देखो एक तरीके से वो उसकी ज़िंदगी जो है कुछ परमानेंट नहीं बना सकता, क्योंकि ज़िंदगी में हर तरह की जो है वो प्रसंग आते हैं, कभी खुशी, कभी एक आदमी का जो जीवन है शायद आप एक कथा में बता भी नहीं सकते कि कभी उसके लाइफ में जो है अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और एक आदमी के जीवन की कहानी में शायद ही कुछ एकीकृत कथानक के लिए आवश्यक पूर्णता होगी, यानी कि एक जैसा लाइफ, एक जैसा स्टोरी जो है किसी भी व्यक्ति का चलता नहीं है। इसके बजाय कवि को एक पात्र के जीवन से घटनाओं की कुछ श्रृंखला का चयन करना, हाँ ये होता है कि जो कथनात्मक होता है
वो कुछ कुछ पार्ट्स उठाता है अपने एक्सपीरियंस से या किसी की नकल से, क्योंकि ट्रेजेडी में भी नकल होता है। तो किसी ना किसी की नकल करके या किसी ना किसी के अपने ही लाइफ से जो है वो कुछ पार्ट्स उठा करके जो है वो पात्रों को दर्शाता है, जैसा कि होमर ओडिसी में करता है, और उन्हें एक संपूर्णता में ढालना चाहिए। यानी कि जो पात्र है उसमें संपूर्णता होनी चाहिए, यानी कि हर प्रकार के जो है उसमें रियलिटी में जो एक लाइफ में होता है उस तरीके से कोशिश करना चाहिए। कहानी का कोई भी भाग जिससे कहानी के बाकी हिस्सों पर कोई बड़ा प्रभाव डाले बिना जोड़ा या हटाया जा सकता है, और अनावश्यक और टुकड़ों की एकता को दूर ले जाया जा सकता है। यानी कि कुछ मतलब जो प्लॉटर होता है, यानी कि जो कथा लिखता है उसको जो है मैंस की लाइफ को बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है मैंस की लाइफ, तो एक अपने तरफ से वो फुल कोशिश करता है कि स्टोरी में जो है वो जितना हो सके वो उसको डाले और अपनी यूनिटी, यानी कि जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसकी यूनिटी जोड़ के उसकी यूनिटी को दिखाए, कि एक इंसान की लाइफ में जितनी भी रोल्स होते हैं, जितने भी पार्ट्स होते हैं, वो चीज़ों को दिखाएं। अगला जो है वो है एरिस्टोटल डिस्टिंग्विशेस बिटवीन पोइट्री एंड हिस्ट्री। अब एरिस्टोटल जो है वो अंतर बता रहे हैं पोइट्री यानी कि जो हमारा कविता होता है और जो हिस्ट्री होता है यानी कि जो हमारा इतिहास होता है, उस बीच में जो है वो अंतर को स्पष्ट कर रहे हैं। सेइंग दैट वाइल हिस्ट्री डील्स विद व्हाट माइट बी। अब हिस्ट्री जो है डील करता है कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं। इट प्रेजेंट्स द पॉसिबल एज प्रोबेबल और नेसेसरी, क्या पॉसिबल है, क्या हो सकता है, क्या नेसेसरी है। पोइट्री इज सुपीरियर टू हिस्ट्री बिकॉज हिस्ट्री ऑलवेज डील्स विद पर्टिकुलर केसेस वाइल पोइट्री कैन एक्सप्रेस यूनिवर्सल एंड जनरल ट्रूथ। अब बोला गया है कि जो कविता है यानी कि जो पोइट्री है वो कहीं ना कहीं इतिहास से सुपीरियर है, यानी कि श्रेष्ठ है, उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हिस्ट्री सिर्फ वही चीज़ें बताता है जो चीज़ें हो चुकी होती हैं, पर्टिकुलर केसेस होते हैं, लेकिन जो पोइट्री है वो पूरी दुनिया, पूरा यूनिवर्सल की ट्रुथ से यानी कि सच्चाई से जो है वो मुलाकात करवाता है। ट्रेजेडी गिव्स अ फीलिंग ऑफ नेसेसिटी। जो हमारा ट्रेजेडी होता है वो फीलिंग हमको देता है, जो ज़रूरतें होती हैं और एटलीस्ट प्रोबेबिलिटी, और जो चीज़ें हो सकती हैं, प्रोबेबिलिटी जो चीज़ें हो सकती हैं वो सब बताता है, ज़रूरतें बताता है और संभावनाएं बताता है। टू द वे सर्टन करेक्टर बिहेव इन सर्टन सिचुएशन, जैसे कि बहुत सारे करेक्टर किस किस सिचुएशन में कैसे कैसे डील करते हैं वो दिखाता है। एंड दस गिव्स अस इंसाइट इनटू जनरल प्रिंसिपल रिगार्डिंग फेट, चॉइस एंड सो ऑन। द वर्स्ट काइंड ऑफ प्लॉट इज the episodic plot where there is no seeming necessity or probability whatsoever between events। अब उनका कहना है कि जो सबसे ख़राब प्रकार का जो कथा होता है वो एपिसोडिक कथा होता है, जहाँ घटनाओं के बीच किसी भी प्रकार की आवश्यकता और संभावना यानी कि ना प्रोबेबिलिटी ना नेसेसरी क्या आवश्यकता है, ये सब चीज़ों को जो है वो ज़रूरतों को जो है वो शो नहीं करता है। यानी कि हर एक चीज़ों के अपने अपने टाइप्स होते हैं, प्लॉट लिखने के भी बहुत तरीके होते हैं, कुछ लोग एपिसोड वाइज लिखते हैं, तो वो जो है कह रहे हैं कि वो कुछ खास अच्छे नहीं होते, क्योंकि उसमें जो है वो ज़रूरतें और प्रोबेबिलिटी ये सब मतलब संभावनाएँ जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। अगला है एज अ मीडियम डैट arouses pity and fear, tragedy is most effective than events occur unexpectedly and yet in a logical order. The ideal is to have the audience see the final outcomes of a tragedy as the necessary consequences of all the action that preceded it and yet have that outcome be totally unexpected। बोला गया कि दया और भय पैदा करने वाले मध्यम के रूप से जो भी माध्यम होता है, क्योंकि दया या भय किसी भी चीज़ का डर किसी न किसी माध्यम से या किसी के कोई करैक्टर होता है उसके माध्यम से जो है हमको फील, यानी कि कोई भी ट्रेजेडी है उसमें किसी बहुत बेचारा करैक्टर दिखाएगा तो हमको दया आएगा, या कुछ ड्रावनी करैक्टर्स दिखाएगा तो फियर आएगा, तो उसके माध्यम से जो हमको दिखाया जाता है ट्रेजेडी में। ट्रेजेडी तब सबसे ज़्यादा प्रभावी होती है जब घटनाएं जो हैं वो अप्रत्याशित यानी कि अनएक्सपेक्टेड हो, जो चीज़ें हमको एक्सपेक्ट ना हो उस तरीके से अगर कुछ हो जाता है ट्रेजेडी में तो वो हमको ज़्यादा अच्छा लगता है। यानी कि अभी सीन जो है कुछ ऐसा चल रहा है जिसमें हम सोच भी नहीं सकते कि सामने वाला का कुछ अलग रोल होगा और अचानक से उसका रोल आ जाए, तो वो ज़्यादा हमारे को जो है वो इम्प्रेस करती हैं। आदर्श यह है कि दर्शक किसी ट्रेजेडी के अंतिम परिणाम को उसके पहले की सभी कार्रवाई आवश्यक परिणाम के साथ देखें और फिर भी परिणाम पूरी तरह से अब मतलब इस तरीके से होना कि लोग बोलते हैं ना कि स्टार्टिंग का जो स्टोरी होता है वो देख करके लोग जो है अंत क्या होगा वो पता कर लेते हैं। जैसे कि आपने काफ़ी सारे शोज़ देखे हैं, अब गेस करने की, जैसे आप CID टाइप का ही कुछ होता है शो जिसमें आपको ऐसा लगता है कि हम गेस करते हैं और मान लो अगर वही जिसको हमने गेस किया है वही मुजरिम निकल
जाए तो हमारा जो है वो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट खत्म हो जाता है कि हमको पता चल गया। या किसी भी स्टोरी का, कोई भी आपकी स्टोरी है, अगर आपका फ्रेंड ने पहले ही आपको उसका एंडिंग बता दिया तो वो स्टोरी देखने में आपको मज़ा नहीं आएगा। तो वही बोला गया है एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग कि ट्रेजेडी में ऐसा चीज़ होना चाहिए कि जो अनएक्सपेक्टेड हो, कि जो हम अनुमान तो लगा रहे हैं लेकिन जब परिणाम उसका निकले तो एक अलग ही करेक्टर का जो है वो टोटली आउटकम जो है वो टोटली क्या हो, अनएक्सपेक्टेड हो। तो इसी के साथ ये जो एरिस्टोटल का चैप्टर नंबर 6 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। होप यू लाइक दिस एक्सप्लेनेशन। अगर देखो एक्सप्लेनेशन ऐसी होती है कि एक बार में अगर आपको समझ ना आए तो कोई भी चीज़ जो है एक बार में ज़रूरी नहीं है आपको समझ आए, क्योंकि कुछ डिफ़िकल्ट होता है, कुछ चीज़ें जल्दी आ जाती हैं। तो इसीलिए आप उसको एक बार वीडियो को फिर से रिपीट करके देखिए तो आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट टाइम जो है आपको चीज़ें समझने में लगती है, सेकंड टाइम जब रिपीट होती हैं तो फिर अच्छे से समझ आ जाती हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैप्टर और हैं 10, 11, 12, 26 तक हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।